चलो भाई, हेलो, स्टार्ट करें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, आपको पता है भैया कि वी ऑल आर ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो ऑर्गेनिज्म लिविंग होते हैं और लिविंग होने का सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, मतलब वी आर लिविंग, बट व्हाई आर वी लिविंग एंड दिस मार्कर इज नॉन लिविंग? व्हाई this marker is non-living? We are living. Why? We have cells. Virus is also living, but it is not having any kind of cell. बच्चे, हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, दैट मेक्स अस लिविंग। ठीक है, तो नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस that are taking place in our body, a lot of chemical reactions, ठीक है, they make us living, yes or no? yes of course। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन जो हमें लिविंग बनाता है, क्या हम उसको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं या फिर मेटाबॉलिज्म बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म, am I right? yes। ठीक है, उसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, दैट मेक्स अस लिविंग। जब कोई भी रिएक्शन करते हो तो वेस्ट प्रोड्यूस होगा, ऑफ कोर्स। ठीक है, और अगर आपको लिविंग रहना है, यानी कि अगर आपको जिंदा रहना है, देन टाइमली रिमूवल ऑफ द वेस्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यस और नो? यस। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ वेस्ट, ठीक है, दैट वी जनरेट, तो आपको मालूम है लाइक CO2 इज ऑल्सो वेस्ट फॉर अस। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड is also waste for us। ठीक है, that is excreted by the digestive system, this is excreted by the respiratory system। इसके अलावा बच्चे हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो हाँ करा हुआ है, नीला है, ठीक है, ओके। अब इधर ध्यान दो, CO2 हो गया इधर। इसके बाद सबसे बड़ा जो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट होता है बच्चे, वो होता है नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। अब नाइट्रोजनस वेस्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट या इतना ज्यादा टॉक्सिक हमारे लिए क्यों होता है, और अगर हम अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट नहीं कर पाए तो डेफिनेटली वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। ठीक है, अब होता क्या है बच्चे, सबसे पहली बात अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, कैन वी यूटिलाइज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर? क्या हम लोग, और हमारी बॉडी में सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं नाइट्रोजन मिलता कहाँ कहाँ पर है, नाइट्रोजन होता कहाँ पर है बेटा? DNA, देयर इज नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं कई सारे, ATGC, एडेनिन, थायमिन, ठीक है, ये सारी चीजें होती है हमारे पास। प्रोटीन होता है हमारे पास, प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड में अमीनो ग्रुप होता है जहां पर नाइट्रोजन है। ठीक है, वहां पे भी नाइट्रोजन है, यानी कि प्लांट्स के अंदर भी नाइट्रोजन है, ह्यूमंस के अंदर भी नाइट्रोजन है, अदर एनिमल्स के पास भी नाइट्रोजन है। और हमारे को कई बार आपने देखा होगा, कई बार डेफिशिएंसी वगैरह हो जाती है, किसी पर्टिकुलर प्रोटीन की हो जाती है, अमीनो एसिड की हो जाती है। क्या हम एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते? प्लांट को आपने देखा होगा फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर्स में सबसे ज्यादा क्या होता है? इट इज द नाइट्रोजन विच इज प्रेजेंट इन द फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का नाम भी क्या होता है? NPK होता है, विच इज N इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, तो नाइट्रोजन इतना एक्सट्रीमली, देखो नाइट्रोजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। आई विल टेल यू व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाइट्रोजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस and it is extremely abundant in the nature। कितना abundant है? 78%। ठीक है, तो it is 78%। Can we consume it directly? No। Can plants consume it directly? No। ठीक है, तो कौन देता है हमें इसको कन्वर्ट करके? कौन करता है हमारे नाइट्रोजन को यूटिलाइज? कौन ब्रेक डाउन करता है उसको? अगर आप लोग इसका आंसर बता पाओ तो। नहीं पता? लेग्यूमिनस प्लांट खुद नहीं करते। बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, राइजोबियम विच इज प्रेजेंट इन दी रूट नोड्यूल्स ऑफ द रूट ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, तो राइजोबियम, यार यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी आप लोगों से,
हम उसको कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं और राइजोबियम कर पा रहा है, मतलब हमसे ज्यादा ताकतवर एक राइजोबियम है, हम नहीं तोड़ पा रहे नाइट्रोजन को। राइजोबियम, और हम उसे तोड़ क्यों नहीं पाते? बिकॉज बच्चे नाइट्रोजन गैस इज एक्सट्रीमली स्टेबल। नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड्स होते हैं विच इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ब्रेक इट एंड बैक्टीरिया कैन डू दिस। चलो ठीक है, तो समहाउ एक्चुअली बैक्टीरिया के अंदर कुछ एंजाइम्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं और आपको पता है किसी भी रिएक्शन को एंजाइम के साथ करना बहुत ही आसान होता है एज कम्पेयर टू विदाउट एंजाइम। ठीक है, हमारी बॉडी ने जो बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन तोड़ा था, सॉइल के अंदर डाला था, वो हमने ले लिया, कंज्यूम कर लिया, ओके फाइन। अब हमारी बॉडी में नाइट्रोजन जब सारा यूटिलाइज हो गया, उसके बाद कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट बन गए। अब क्या वो हमारी तो उसको एलिमिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसको क्या करना जरूरी होता है? एलिमिनेट करना जरूरी होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट किस किस फॉर्म में होता है बच्चे? पहला होता है अमोनिया, पहला होता है आपका अमोनिया, दूसरा होता है आपका यूरिया, और तीसरा होता है आपका यूरिक एसिड। तो दीज 3 आर द नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, दैट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। अब किस तरीके से बच्चे? जब हम अमोनिया को रिमूव करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक। इनको क्या बोलते हैं हम? अमोनोटेलिक। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो अमोनिया रिलीज करते हैं उसको बोलते हैं हम अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक। ठीक है, जो आप यूरिया रिलीज करते हैं यूरियोटेलिक। ठीक है, जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं वो यूरिकोटेलिक। तो वो हो गया आपके यूरिकोटेलिक। ठीक है, यूरिकोटेलिक। इज दिस क्लियर और नॉट? ठीक है, तो आपका क्या हो गया? वन इज योर अमोनोटेलिक, सेकेंड इज योर यूरियोटेलिक एंड थर्ड इज योर यूरिकोटेलिक। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं, प्लीज यहाँ पर एक चीज नोटिस करना, इन तीनों में से अच्छा क्या एक ही ऑर्गेनिज्म तीनों है? जी नहीं, एक ऑर्गेनिज्म अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक तीनों नहीं हो सकता। ठीक है, कोई एक हो सकता है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक बर्ड्स, लाइक फिशेस, लाइक ह्यूमंस। ठीक है, लाइफ सबसे पहले वाटर में इवॉल्व हुई थी। सबसे पहले कहां पर इवॉल्व हुई थी? वाटर के अंदर इवॉल्व हुई थी। बाद में हम जो है वो पानी से बाहर निकल कर आए और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बन गए। ये बात तो सबको पता है, पता है ना? ठीक है, अब यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा इनमें से टॉक्सिक सब्सटेंस कौन सा है? एक्सट्रीमली टॉक्सिक सब्सटेंस, अमोनिया, यूरिया या फिर यूरिक एसिड? सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक। टॉक्सिसिटी में अगर देखें तो आपका क्या होगा? अमोनिया एक्सट्रीमली टॉक्सिक। ठीक है, ये आपका एक्सट्रीमली टॉक्सिक है। उसके बाद यूरिया आपका टॉक्सिक है। लीस्ट टॉक्सिक क्या है? यूरिक एसिड। तो ये क्या हो गया बच्चे आपका? लीस्ट टॉक्सिक, राइट। और ये क्या हो गया आपका? मोस्ट टॉक्सिक। बताओ ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? आई बात समझ में या नहीं आई? अब कोई चीज अगर बहुत ज्यादा टॉक्सिक है तो उसको रिलीज करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी या कम? बहुत ज्यादा, क्योंकि इतना ज्यादा टॉक्सिक है कि आप उसको जितना ज्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में एलिमिनेट करोगे उतना बढ़िया है। आई बात समझ में? तो ये क्या होता है? इसका रिमूवल रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो एलिमिनेशन विल रिक्वायर elimination will require large amount of water। ठीक है, large volume of water, large volume of water। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, इस हिसाब से सबसे कम पानी किसको लगेगा? यूरिक एसिड को। अच्छा, आपका अमोनिया स्टोर करना भी ज्यादा टॉक्सिक होगा, अमोनिया स्टोर करना भी ज्यादा टॉक्सिक होगा। समझ में आया? उसके बाद इवोल्यूशन होता है। उसके बाद क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। अब ऑर्गेनिज्म को, अच्छा अमोनोटेलिक होते कौन है? जनरली फिशेस।
अमोनोटेलिक कौन होगा? फिशेस। क्यों होंगे वो अमोनोटेलिक बच्चे? क्योंकि वो पानी में रहते हैं। अब क्योंकि वो पानी में रहते हैं तो क्या पानी उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? नहीं। उनके लिए टॉक्सिक का रिलीज होना इंपॉर्टेंट है, ना कि वो पानी को स्टोर करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर यूरिक एसिड का, या वो ऑर्गेनिज्म जिनको पानी मिलता ही नहीं, तो उनके लिए तो बेटा दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला कि टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज भी होना चाहिए, दूसरा हमें तो पानी भी बचाना है। ठीक है, तो नेचर ने क्या कहा? नेचर ने कहा ठीक है, यू वांट टू सेव वाटर, तो हम अपने सब्सटेंस को एक ऐसी फॉर्मेट में डाल देंगे जहां पर वो उतना टॉक्सिक होगा ही नहीं। यानी कि यूरिक एसिड क्या है आपका? थोड़ा कम टॉक्सिक है, जिसकी वजह से इसको थोड़ा स्टोर करा जा सकता है और इसके रिमूवल में ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लगता भी नहीं है। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई बात समझ में? तो इसमें क्या होगा? विल रिक्वायर least volume of water for its removal। इसके रिमूवल के लिए सबसे कम पानी चाहिए। और यूरिया वाले का क्या होगा? हाँ, पानी चाहिए भी, लेकिन इसके जितना ज्यादा नहीं और इससे थोड़ा सा ज्यादा। समझ में आई बात? तो सबसे कम पानी इधर चाहिए होगा, सबसे ज्यादा पानी इधर चाहिए होगा। इज दिस क्लियर और नॉट? एक बार एनसीईआरटी निकाल लो अपनी और एनसीईआरटी पढ़ लो बेटा। सुन लो बच्चे, मैं कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा रही जो एनसीईआरटी में ना लिखा हो। हमारा काम ये है कि जो एनसीईआरटी में लिखा है उसके एक एक वर्ड को समझा जाए। अब प्लीज देखो, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। द प्रोसेस ऑफ, तो अच्छा, अब एक बात, अब आप बोलोगे अमोनोटेलिक एंड अमोनोटेलिज्म में क्या डिफरेंस है? अमोनोटेलिक एंड अमोनोटेलिज्म में क्या डिफरेंस है? कोई बता सकता है? इंडिया और इंडियन में जितना फर्क है उतना ही अमोनोटेलिक और अमोनोटेलिज्म में फर्क है। अब यहाँ पे ध्यान दो, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया is called amonotelism. Many bony fishes, aquatic amphibians, aquatic insects, bony fishes, aquatic amphibians and aquatic insects are amonotelic organism. तो इधर क्या आ जाएगा? bony fishes, फिर क्या आ जाएगा? aquatic amphibians, ठीक है, और तीसरा आ जाएगा एक्वाटिक इंसेक्ट्स। आप लोग बच्चे इन सबको क्या, तो द प्रोसेस इज अमोनोटेलिज्म एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर अमोनोटेलिक। आई बात समझ में? तो यहाँ पर यही दे रखा है, दे आर अमोनोटेलिक इन नेचर। अमोनिया एज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, एक्सक्रीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस और थ्रू गिल्स। तो बच्चे इन्होंने क्या बोल रखा है? ये पानी में सॉल्युबल होता है। अमोनिया क्या है? इट इज वाटर सॉल्युबल, तो इट कैन बी एक्सक्रीटेड बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो अमोनिया आपको पता है NH3 इज soluble in water, so can be excreted by diffusion। इसको कैसे एक्सक्रीट किया जा सकता है? कैसे एक्सक्रीट कर देंगे? डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीट करा जा सकता है। ठीक है, डिफ्यूजन होता क्या है बच्चे? हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो बॉडी के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, पानी के अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन है, प्लस इट इज सॉल्युबल आल्सो, तो इट कैन मूव थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है, गिल्स के थ्रू या बॉडी सरफेस के थ्रू एज अमोनियम आयंस। और ये कैसे डिफ्यूज कर जाता है बच्चे? एज अमोनियम आयन, so it will diffuse as ammonium ion। किडनी प्ले नो सिग्निफिकेंट रोल इन द रिमूवल। तो अगर बोला जाए कि यहाँ पर अमोनोटेलिज्म में किडनी का कोई रोल बता दो, तो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म में किडनी इज नथिंग, किडनी का कोई रोल ही नहीं है, बिकॉज अमोनिया ऑलरेडी सॉल्युबल होता है। तो इधर क्या करेंगे? इधर लिखेंगे हम किडनी
किडनी, ठीक है, और फिर पकड़ के इसको काट देंगे। भाई तू कोई रोल प्ले नहीं करता, समझ में आया? तू कोई रोल प्ले नहीं करता, ठीक है। तो किडनी का इसमें कोई रोल है नहीं, बिकॉज अमोनिया इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। बताओ ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई। तो किडनी प्ले नो सिग्निफिकेंट रोल। टेरिशियल एडेप्टेशन नेसेसिएट द प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ लेक्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अब आप लोगों को बच्चे मालूम है, जब आपको टेरिशियल अडेप्ट होना है, टेरिशियल में जाना है, लैंड पे जाना है, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, क्या होगा बच्चे, लेस टॉक्सिक सब्सटेंस का प्रोड्यूस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि अगर वो बॉडी में रह भी जाए तो बॉडी को कोई बहुत ज्यादा हार्म ना करे, ठीक है। तो इट नेसेसिएट्स ओके द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस फेस लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो यूरिया भी एक अडेप्टेशन है, यूरिक एसिड भी एक अडेप्टेशन है फॉर टेरिशियल ऑर्गेनिज्म फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो अगर कोई बोले कि यूरिया और यूरिक एसिड क्यों बनाया गया, तो आप यही बोलोगे जस्ट टू कंजर्व वाटर, बिकॉज ऑर्गेनिज्म वर शिफ्टिंग फ्रॉम वाटर टू land, and in land they will not get enough water for the removal of ammonia. So the evolution of organisms to the land, it necessitates the production of less toxic substance like यूरिया एंड यूरिक एसिड। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये वाली बात क्लियर हो गई। इसके बाद आता है आपका नाउ मैमल्स, मेनी टेरिशियल एम्फीबियंस एंड मरीन फिशेस एक्सक्रीट यूरिया। तो मैमल्स की बात कर ले, टेरिशियल एम्फीबियंस की बात कर ले, मरीन फिशेस की बात करें, दे आर यूरियोटेलिक, दे आर यूरियोटेलिक, ठीक है। तो ये आपकी यूरियोटेलिक है। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड टू यूरिया। तो अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? पहले हम यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द लिवर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म एंड रिलीज इनटू ब्लड। तो पहले क्या हो गया, अमोनिया किस में कन्वर्ट हो गया? यूरिया में। किसने किया? लिवर ने किया। फिर वो कहाँ चला गया? ब्लड में चला गया। ब्लड से कौन फिल्टर करेगा यूरिया? किडनी, and hence kidney plays a important role। बताओ ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आया नहीं आया? तो इसका एग्जाम्पल क्या है? पहला मैमल्स, पहला क्या एग्जाम्पल है? मैमल्स। फिर क्या आ गया? टेरिशियल एम्फीबियंस, और फिर क्या आ गया आपका? मरीन फिशेस, मरीन फिशेस, ठीक है। तो इधर क्या होता है बच्चे, इस केस में आपका जो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ था, अच्छा बॉडी प्रोड्यूस तो अमोनिया ही कर रही है, अमोनिया was actually converted into यूरिया, और कहां पर ये कन्वर्जन हुआ? इनसाइड द लिवर, ठीक है। देन इट was released into, कहां पे रिलीज कर दिया? ब्लड में इसको हमने रिलीज कर दिया, which was actually filtered by किडनी। तो क्या मैं इधर लिखूं कि किडनी का कोई रोल नहीं है? ये स्टेटमेंट तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे तो किडनी रोल प्ले करती है, क्योंकि किडनी को यूरिया फिल्टर करना होता है, which was filtered by kidney. Some amount of urea may retain in the kidney to a balance, ठीक है, या to maintain the desirable osmolarity। बच्चे कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया किडनी में रह जाता है ताकि ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन किया जा सके। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद आता है बच्चे आपका नाउ रेप्टाइल्स, बर्ड एंड स्नेल, insect excrete nitrogenous waste in the form of uric acid. Uric acid is in the form of pellet or the paste with minimum loss of water, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्या क्या एग्जाम्पल हो जाते हैं बच्चे? पहला आपका रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स। तो यहाँ पर क्या क्या एग्जाम्पल आ गया? रेप्टाइल्स आ गया, फिर क्या आ गया? बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स। अब अगर बच्चे यहाँ पर अगर मैं बात करूं,
आप लोग मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पर कि ये तो फिशेस हैं, क्या आ गया, मरीन फिशेस हैं, ये क्यों यूरिया रिलीज कर रहे हैं, व्हाई नॉट अमोनिया? ये तो फिशेस हैं, फिर भी ये यूरिया रिलीज कर रहे हैं, नॉट द अमोनिया। क्यों? क्यों? These are the stages of evolution. These are the stages of evolution. एक गो में कुछ नहीं होता, ऐसा थोड़े यहाँ में आपका अमोनिया रिलीज हो रहा है, जैसे ही लैंड पे गया यूरिया। बेटा पहले पहले आपको प्रिपेयर भी तो करा जाता है कि बेटा तो पहले यहीं पे यूरिया रिलीज करके देख ले कि हो भी रहा है या नहीं, तब आपको लैंड पे भेजा जाएगा। These are the evolution, और यही इवोल्यूशन जो है वो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को इंश्योर करता है कि वो वहां पर जाकर के भी सर्वाइव कर पाएगा और बेटर तरीके से कर पाएगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया? अभी तक की क्लास में हमने क्या देखा? द मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस इज नाइट्रोजनस वेस्ट इन द बॉडी, हमारी बॉडी में, ठीक है, जिनको हम रिलीज करते हैं थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। इनमें भी सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया है, फिर यूरिया और लीस्ट यूरिक एसिड। अमोनिया किस में होता है बच्चे? अगर मैं अमोनोटेलिज्म की बात करूं तो किस में होता है? ये आपके फिशेस में होता है, बोनी फिशेस में हो गया, एक्वाटिक इंसेक्ट्स में हो गया, एक्वाटिक एम्फीबियंस में हुआ, ठीक है। अब अमोनिया क्योंकि पानी में खुद ही सॉल्युबल था तो वो डिफ्यूजन के थ्रू बाहर चला गया, उसने किसी से कोई कंप्लेन नहीं करी और वो किडनी के पास भी नहीं गया। अगर आपका पेपर में क्वेश्चन आता है दैट किडनी प्लेज नो रोल इन द एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन अ मोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन। विल यू बी एबल टू एक्सप्लेन दिस? कर पाओगे इसे एक्सप्लेन? ठीक है, कर लेना, इतना कर लो एक बारी। ठीक है, अब आ गया आप लोग का इवोल्यूशन ऑफ एक्सक्रीटरी। जब भी कोई भी ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर हम लोग कर रहे होते हैं कभी भी, ठीक है, तो इसमें एक पैराग्राफ ये लोग जरूर बताते हैं अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ दैट सिस्टम। जैसे आपने ब्रीदिंग सिस्टम पढ़ा, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या एक दिन में इवॉल्व हो गया? इसने बोला कि चलो मम्मी के पास तो नहीं था, मेरे पास आ जाएगा। ओ माय गॉड, क्या बात है। चलो अभी तक ध्यान दो। तो मैंने क्या बोला कि ऐसे एक दिन में आपका रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर आ गया? नहीं, कि प्रीवियस जनरेशन पे नहीं है और इधर आ गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम की, ऐसा नहीं होता कि प्रीवियस ऑर्गेनिज्म के पास नहीं था और इस वाले ऑर्गेनिज्म के पास एकदम से आ गया। दिस थिंग विल नॉट हैपन। इफ वी विल टॉक अबाउट अवर एनिमल किंगडम, अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें, पढ़ा है ना एनिमल किंगडम या नहीं पढ़ा? बोल दो नहीं पढ़ा, फिर पिटाइयां होंगी। है पढ़ा? नहीं नहीं पढ़ा। ऑल राइट, अब बच्चे अब इधर ध्यान दो। कुछ नहीं है, आपके एनिमल्स का इवोल्यूशन के अकॉर्डिंगली ग्रुप्स बनाए गए। पहला ग्रुप, सिमर बोलो भाई, और क्या पहला? ओए होए, मोनेरा, प्रोटेस्टा, कुछ तो बोलो। यही है क्या? अच्छा हाँ, सॉरी, मोनेरा। ओए होए, आई थॉट दैट यू, मैंने पी शब्द लिख दिया है यार, फिर भी तुम कंफ्यूज हो रहे हो। हाँ, पोरीफेरा, पोरीफेरा, ठीक है, इट इज पोरीफेरा बच्चे, पोरी फेरा। फिर देखो तुम जो बोल रहे हो मैं वही लिख रही हूँ, मैं अपना दिमाग नहीं लगा रही। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थस, प्लेटीहेल्मिन्थस, फिर आता है आपका एस्केल्मिन्थस, एनालेडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, इकाइनो,
डर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा एंड देन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा बच्चे, अब यहाँ पर एक बात याद रखना, दीज आर इन टोटल 11 ग्रुप्स, जिसमें से आपका ये दोनों ऑलमोस्ट सेम सेम से ही होते हैं, सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा। पहले 10 हुआ करते थे, अभी कितने ग्रुप्स? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी 12 कैसे आ गए? मैंने आय हाय, आय हाय यार, चलो ओके, चल जाएगा काम। इसका ये गोला हटा दे, तो ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11 ग्रुप्स आर देयर। एक बात याद रखना बच्चे, पॉरीफेरा से लेकर के हेमिकॉर्डेटा तक को इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? इनवर्टिब्रेट्स, यानी कि इनके अंदर वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड नहीं होता, जिसमें बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड होती है, वो नहीं होता इनके पास, ठीक है। कॉर्डेटा को क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स। कॉर्डेटा को वर्टिब्रेट्स नहीं बोलते, वर्टिब्रेटा बिलोंग्स टू द ग्रुप कॉर्डेटा। तो आपके वर्टिब्रेट्स किसको बिलोंग करते हैं? वर्टिब्रेट्स, दे बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। आई बात समझ में? दे बिलोंग्स टू आएगा, दे आर नॉट वर्टिब्रेट। इज दिस क्लियर? अब आप बोलोगे ये क्यों पढ़ाया बेटा, इसमें भी यूज होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों पढ़ाया। अब देखो, a survey of animal kingdom presents a variety of excretory structures, most of invertebrates। अब यहाँ पर इन्होंने वर्ड लिखा है most of invertebrates, आपको पता भी तो होना चाहिए invertebrates होते क्या है। invertebrates क्या होते हैं? पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, ये सारे यार 10 तक लगा लो, ठीक है। आई बात समझ में? तो दे हैव सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स, ठीक है। वेराज अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो क्या होता है? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स होता है, इनका काफी सिंपल होता है। तो अगर हम देखें कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो कौन सा होता है? पहला स्ट्रक्चर जो आपके पास प्रेजेंट होता है बच्चे, वो होता है प्रोटोनेफ्रीडिया। पहला स्ट्रक्चर क्या है? प्रोटोनेफ्रीडिया। फिर कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? नेफ्रीडिया। फिर कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। फिर आता है आपका पहला क्या हो गया? प्रोटोनेफ्रीडिया, जिसको फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया को और क्या बोलते हैं? फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं। तो दीज आर प्रोटोनेफ्रीडिया, फ्लेम सेल्स। फिर आ गया आपका नेफ्रीडिया, आ गया आपके पास। फिर आ गया आपके पास मालपीजियन ट्यूब्यूल, ठीक है। और फिर एंटीनल ग्लैंड। मालपीजियन ट्यूब्यूल, मालपीजियन ट्यूब्यूल, और फिर क्या आ गया बच्चे आपके पास? लास्ट में आ गया आपके पास एंटीनल ग्लैंड। नाउ यू कैन सी कि किस तरीके से चीजें जो है वो, और ये क्वेश्चन आपका नीट का भी बनता है, प्लस आपके सीबीएसई में भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू का भी पार्ट हो सकता है, और आपकी किसी एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का भी पार्ट हो सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल्स सारे लर्न करने हैं। अब नाउ वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट द एग्जाम्पल्स। सबसे ज्यादा मुश्किल इसके एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी में गिवन है। अब इन्होंने क्या दे रखा है, प्लीज चेक। नाउ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लेटीहेलमिन्थस। पहला एग्जाम्पल क्या है? प्लेटीहेलमिन्थस, फ्लैटवर्म, एग्जाम्पल प्लेनेरिया। तो क्या दे रखा है? प्लेटीहेलमिन्थस, जिसका एग्जाम्पल क्या है? इसको बोलते क्या है? तो दीज आर ऑल्सो नोन एज फ्लैटवर्म्स। इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं बच्चे? फ्लैटवर्म्स। और इसका एग्जाम्पल क्या है? प्लेनेरिया।
बेटा प्लान एरिया ऑर्गेनिज्म पढ़े हो ना क्लास 10th में। रीजनरेशन कैपेसिटी मैक्सिमम होती है इसके अंदर, बीच से काट दो नया बन जाएगा। सोचो ये कैपेसिटी हमारे अंदर होती तो क्या होता। उसमें तो 3 जगह काट रखा था, 3 नए बना रखे थे। सोचो कितना मजा आएगा, मम्मी आई काट डालने हैं ना ना। ठीक है, प्लेटीहेलमिन्थस है ना। ठीक है, तो पहला एग्जांपल क्या दे रखा है, प्लेटीहेलमिन्थस, जिसको कॉमनली क्या बोलते हैं, फ्लैटवर्म्स। उसमें भी क्या एग्जांपल है, प्लेनेरिया। यानी कि ये सारे एक ही एग्जांपल है, गलती से समझ मत जाना ऐसे कि अलग अलग है। कृपया मोबाइल फोन से ध्यान हटा ले। ना 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 ना, मोबाइल फोन से ध्यान हटा ले। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान लगा ले, फिर नंबर आएंगे, पास हो जाओगे, भगवान भला करेगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके, तो आपका क्या है, प्लेटीहेलमिन्थस, फ्लैटवर्म्स, प्लेनेरिया। फिर आते हैं आपके रोटिफर्स, सम एनालिड्स एंड सेफेलोकॉर्डेट्स। तो सेकंड एग्जांपल क्या हो गया आपका, रोटिफर्स। कितने प्यारे प्यारे नाम है ना। दूसरा क्या है, तीसरा क्या एग्जांपल है, जल्दी बताओ, सम एनालिड्स, यानी कि सब में नहीं होता। अब आप बोलोगे इतना ध्यान क्यों दूं मैं, डॉक्टर बनना है ना, बनना है ना, बिना ध्यान दिए बन जाओगे। जब आप हर एक डिटेल पे फोकस करोगे तो नीट का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा, ये बात याद रखना, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। ठीक है, क्योंकि हर जगह जाने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई तो करना ही पड़ता है। पहले का आ गया सम एनालिड्स, उसके बाद क्या दे रखा है इन्होंने, है बच्चे, रोटिफर्स क्या होते हैं। हाँ हाँ, ये भी इसका एग्जाम्पल है, वो चेक कर लो, गूगल कर लो। ठीक है, अब इधर आ जाओ, चौथा क्या है बच्चे, सेफेलोकॉर्डेट्स। सेफेलोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स क्या है जल्दी बताओ। ये वर्टिब्रेट्स को बिलोंग कर, मतलब कॉर्डेटा को बिलोंग करते हैं। ये किसको बिलोंग करते हैं, कॉर्डेटा को बिलोंग करते हैं। प्लस इसका भी क्या एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, एम्फीऑक्सस, एम्फीऑक्सस, एम्फीऑक्सस। ठीक है, एम्फीऑक्सस। ठीक है, अब आप ये बात याद रखना, अगर कोई बोले प्रोटोनेफ्रीडिया तो एनसीईआरटी में क्या क्या गिवन है, प्लीज ध्यान दो। प्लेटीहेलमिन्थस, जिसको कॉमनली क्या बोलते हैं, फ्लैटवर्म्स, एग्जाम्पल प्लेनेरिया। दूसरा क्या हो गया, रोटिफर्स, फिर सम एनालिड्स, फिर सेफेलोकॉर्डेट, जिसका एग्जाम्पल एम्फीऑक्सस। बताओ ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? आई? अगर कोई आपको कहे कि नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन एम्फीऑक्सस, प्रोटोनेफ्रीडिया, प्लीज ध्यान दो इधर। ठीक है, अगर कोई बोले रोटिफर्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन, प्रोटोनेफ्रीडिया। अगर आपको कोई बोले प्लेटीहेलमिन्थस में कौन सा है, प्रोटोनेफ्रीडिया। ठीक है, फिर आता है आपका बच्चे नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया किस किस में होता है, नेफ्रीडिया इज प्रेजेंट इन अर्थवर्म एंड अदर एनालिड्स। तो ये किस में प्रेजेंट है, पहला एग्जांपल इसका क्या गिवन है, अर्थवर्म, अर्थवर्म। सेकंड क्या है, अदर एनालिड्स। अगर आपसे कोई बोले कि एनालिड्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, तो आप बोलोगे सम एनालिड्स दे हैव प्रोटोनेफ्रीडिया, अदर एनालिड्स दे हैव नेफ्रीडिया। बोले वाली बात समझ में आई या नहीं आई? ये वाली बात समझ में आ गई। फिर आता है आपका मालपीगियन टिब्यूल। मालपीगियन टिब्यूल किस में प्रेजेंट होता है बच्चे, कॉकरोचेस। ठीक है, कॉकरोचेस में प्रेजेंट है, एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोचेस। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोचेस। ठीक है, फिर आपका एंटीनल ग्लैंड का एग्जाम्पल क्या आ गया, क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन, क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन। बताओ ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? बोले समझ में आया या नहीं आया?
क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन, ठीक है। तो दीज वर द एग्जाम्पल्स कि आपका ये जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। तो कुछ आपके टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या क्या है? पहला प्रोटोनेफ्रीडिया, जिसको और क्या बोलते हैं? फ्लेम सेल्स। कहाँ कहाँ पे मिलता है? प्लेटीहेलमिन्थस, सम एनालिड्स, रोटिफर्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स। सिफेलोकॉर्डेट्स किसको बिलोंग करते हैं? कॉर्डेटा को बिलोंग करते हैं। फिर नेफ्रीडिया आ गया आपका, अर्थवर्म एंड अदर एनालिड्स। कोई पूछे व्हाट काइंड ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रेजेंट इन एनालिड्स, तो आप प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोलेंगे, कुछ में प्रेजेंट होता है और कुछ में नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। बताओ ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आ गई? इसको इसी तरीके से टेबल बना करके टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन द एनिमल किंगडम, इवोल्यूशन ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द एनिमल किंगडम के नाम से आप कर सकते हो। आ गया समझ में? ठीक है।